everyone, I am Yamini Tukral welcoming you to Adda 24/7 School. So बच्चों आज हम करने जा रहे हैं NCERT क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। हमने पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा, स्टार्टिंग फ्रॉम कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमंस कि कौन कौन से हमारे डे टू डे सेडेंट्री लाइफस्टाइल वाले डिजीजेस आते हैं, कौन कौन से हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होते हैं, उनको कैसे प्रिवेंट किया जाता है और उनका ट्रीटमेंट क्या क्या होता है। सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ द डिजीज जो हम डे टू डे में एनकाउंटर करते हैं वो है कॉमन कोल्ड, टाइफॉइड, मलेरिया। तो वैसे ही डिजीजेस के बारे में हमने पढ़ा कि क्या क्या कॉमन डिजीजेस होते हैं हमारे मैन के अंदर और कैसे हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे हम उनको ट्रीट कर सकते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन रिक्वायर्ड होती है। देन नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किया था इम्यूनिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जिसके अंदर इम्यूनिटी के अंदर हमने पढ़ा था कि कैसे जो है बॉडी के अंदर इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है। पहली होती है क्या, इन्नेट इम्यूनिटी, दूसरी होती है हमारी अडैप्टिव इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो कि बाय बर्थ हमारे अंदर प्रेजेंट होती है और अडैप्टिव इम्यूनिटी वो होती है जो कि हम अक्वायर करते हैं। अक्वायर्ड इम्यूनिटी भी हम लोग उसे बोलते हैं, विद टाइम हम लोग उसे अक्वायर करते हैं और वो बॉडी में आके एंटीबॉडीज वगैरह जो भी बनती हैं वो सारी हमारी अक्वायर्ड इम्यूनिटी में आती हैं। फिर हमारी दो आती हैं एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी हमारी वो इम्यूनिटी होती है जिसके अंदर हमारी बॉडी जो है एक्टिवली एंटीबॉडीज बनाती है, पर पैसिव इम्यूनिटी वो होती है जिसके अंदर बॉडी अपनी एंटीबॉडीज नहीं बनाती, उसे बल्कि बाहर से एंटीबॉडीज इंजेक्ट की जाती हैं, जो कि बहुत ही क्या बोल सकते हैं हम लोग उसे कि बहुत ही ज़्यादा जब इमरजेंसी केसेस होते हैं तब होता है। जैसे कि स्नेक बाइट के अंदर जब एंटीवीनम देते हैं उसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं, या फिर टेटनस का जो इंजेक्शन हम लोग शॉट हम लोग देते हैं उसके अंदर भी टेटनस की एंटीबॉडीज होती हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी केसेस होते हैं। तो ये चारों टाइप की हमने इम्यूनिटी पढ़ी थी और हमने पढ़ा था इम्यून सिस्टम की कौन कौन से जो है इम्यून ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, तो वो हमने पढ़े थे। नेक्स्ट हम लोग आए एड्स एंड कैंसर पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेडली डिजीजेज हैं और आजकल बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट है एड्स एंड कैंसर। एड्स है हमारा अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि कॉज होता है बाय HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और ये क्या करता है हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। इसका कोई क्योर नहीं है, पर जो मेडिसिन है वो हमारी लाइफ को बस प्रोलॉन्ग कर देती है, पर डेथ कोई भी नहीं रोक सकता। फिर हमने पढ़ा था कैंसर के बारे में। कैंसर जो है एक अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल्स है, जिसके अंदर हमारे ट्यूमर सेल्स जो हैं अनकंट्रोल्ड जो है ग्रो करते हैं, ग्रो करते रहते हैं। उनके अंदर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती जो कि नॉर्मल सेल्स शो करते हैं। कैंसर दो तरीके के होते हैं, बिनाइन और मैलिग्नेंट। बिनाइन होता है जो एक ही जगह पे एक ही ऑर्गन के अंदर हमारा कन्फाइंड रहता है, पर मैलिग्नेंट वो होता है जो पूरी बॉडी के अंदर बाय ब्लड फैल जाता है। इसका क्योर है बाय रेडियोथेरेपी, सर्जरी, कीमोथेरेपी, पर उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर बेनाइन ट्यूमर है, बेनाइन कैंसर है, तो कि बहुत इजी है उसे रिमूव करना, कि हम वो वाला ऑर्गन जो है वो रिमूव कर देंगे और पूरी बॉडी में कैंसर नहीं जाएगा। पर मैलिग्नेंट ट्यूमर का बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाता है, क्योंकि वो पूरी बॉडी के अंदर हमारा जो ब्लड है वो सर्कुलेट कर चुका होता है और अलग अलग जगह पे वो ट्यूमर बना देता है। नेक्स्ट है हमारा ड्रग्स एंड अल्कोहल, जो हमारा लास्ट सब टॉपिक था, जो सोशली बहुत ही ज़्यादा आजकल प्रेवलेंट टॉपिक है, क्योंकि आजकल का जो यूथ है वो ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज़ के शिकंजे में आ चुका है ना। तो ड्रग्स और अल्कोहल वो लोग सोचते हैं कि यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा कूल साउंड करता है। अगर हम यूथ की बात करें, अनडू पीयर प्रेशर जो होता है और भी प्रेशर्स होते हैं, उसकी वजह से उसको कोप अप करने के लिए क्या करते हैं वो लोग, ड्रग्स और अल्कोहल का यूज़ करते हैं। तो हमने ये देखा कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर वो यूज़ करते हैं, कितने टाइप के ड्रग्स होते हैं और इसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं, कि कैसे हम लोग जो है इसे प्रिवेंट करवा सकते हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं इसका लास्ट टॉपिक है। टॉपिक्स तो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, तो हम लोग जो है NCERT क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस के। Starting with the first questions, what are the various public health measures which you would suggest as safeguard against infectious diseases? सबसे पहले हमारे infectious diseases कौन से होते हैं? हमारे infectious diseases होते हैं कौन से? Communicable disease। Communicable diseases जैसे कि हमारे क्या होते हैं, कॉमन कोल्ड हो गया, है ना,
टाइफॉइड हो गया, ये जो इजीली कम्युनिकेबल होते हैं बाय लिक्विड ड्रॉपलेट्स, बाय स्नीजिंग, ये सारे जो है फैल जाते हैं। और आजकल तो हमारा कम्युनिकेबल डिजीज एक और फैला हुआ है जो कि हमारा कोविड, ये भी तो हमारा एक तरीके का कम्युनिकेबल डिजीज है। क्यों? क्योंकि ये स्नीजिंग, सलाइवा, एरोसोल ड्रॉपलेट्स, इन सब से जो है फैल जाता है। तो ये हमारे इन्फेक्शियस यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज हो गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि व्हाट आर द वेरियस पब्लिक हेल्थ मेजर्स विच यू वुड सजेस्ट टू सेफ गार्ड अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेस। क्या क्या हमारे प्रिवेंटिव मेजर रहेंगे? The various public health measures against infectious diseases includes the following. First, education. सबसे पहला काम होता है किसी भी डिजीज को, किसी भी चीज को प्रिवेंट करने का होता है एजुकेशन। एजुकेशन क्या करती है? अवेयरनेस लाती है। एजुकेशन बेसिकली अवेयरनेस लाती है। People should be educated about the infectious diseases so that they may protect themselves against the infections. अगर अवेयरनेस होगी, अगर वो प्रॉपरली एजुकेटेड होंगे तो उनको पता होगा कि हाँ ये डिजीज हमें ये कॉज करेगा तो हमें इससे बच के रहना है, या फिर हमने कौन कौन सी चीज़ें जो हैं, कौन कौन से मेजर्स अपनाने हैं जिससे कि हम उस डिजीज को एनकाउंटर ना करें। नेक्स्ट, अब पीपल सफरिंग फ्रॉम एनी इन्फेक्शन शुड बी आइसोलेटेड टू अवॉइड इट्स ट्रांसमिशन टू एनी अदर पर्सन। जो भी बीमार है इन्फेक्शियस डिजीज से और किसी डिजीज से आइसोलेट नहीं करना होता, सिर्फ जो इन्फेक्शियस डिजीज है उनसे जो सफ़र कर रहे होते हैं पीपल, उनको जो है आइसोलेट करना है जब तक कि वो ठीक ना हो जाए। जैसे कोविड में हमने देखा था कितने दिन का हमारा क्वारंटीन था, 14 डेज का, है ना। उस 14 डेज उनको आइसोलेशन में रखा जाता था जिससे कि वो ट्रांसमिट ना हो पाए। वैसे ही बोला गया है कि कोई भी अगर इन्फेक्शियस कम्युनिकेबल डिजीज हो तो हमें उसमें क्या करना है, उस पेशेंट को जो है आइसोलेट कर देना है जिससे कि दूसरे लोग उसका डिजीज एनकाउंटर ना करें। वैक्सीनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैक्सीनेशन, पीपल शुड गेट वैक्सीनेशन टू अवॉइड द इन्फेक्शन। वैक्सीनेशन इज अवेलेबल अगेंस्ट कॉलेरा, टाइफॉइड, टीबी एक्सेट्रा, ये सब की जो है वैक्सीनेशन ऑलरेडी आती है। डॉक्टर्स कहते हैं ना कि टाइम पे वैक्सीनेशन लगवाओ जिससे कि डिजीज प्रिवेंट करना होता है। 100% कोई भी नहीं बोलता कि हाँ वो बिल्कुल काम करेगी। 99% सारे डिजीज के अगेंस्ट जितनी भी वैक्सीन आई हैं उसके बाद वो डिजीज एनकाउंटर नहीं होता। तो वैक्सीनेशन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट है सैनिटेशन, सैनिटरी सराउंडिंग्स कैन प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ द डिजीजेस। पब्लिक हाइजीन, इट इंक्लूड्स suitable disposal of the waste and human excreta, periodic cleaning and disinfection, अपना personal plus public hygiene बहुत important है। यही इसके अंदर दिया है कि पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन हमने जो है मेंटेन करके रखना है। पब्लिक हाइजीन के अंदर क्या क्या आता है? डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन वेस्ट एंड एक्सक्रीटा, पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ द वाटर सोर्सेज, स्टैग्नेंटेशन ऑफ वाटर नहीं करना कि वाटर स्टैग्नेंट ना रहे, ऑब्जर्विंग नॉर्मल प्रैक्टिसेस ऑफ हाइजीन इन पब्लिक केटरिंग। पर्सनल हाइजीन के अंदर क्या है? कीपिंग द बॉडी क्लीन, बॉडी को क्लीन रखना है, इनटेक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। वाटर एंड फूड से मैक्सिमम बीमारियां जो है ट्रांसमिट होती हैं। जैसे कि मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि अगर हम कंटामिनेटेड फूड और वाटर ले रहे हैं तो वो सबसे बड़ा कारण होती है हमारे डिजीज एनकाउंटर करने। तो हमने क्लीन ड्रिंकिंग वाटर लेना है, वेजिटेबल्स लेनी है, फूड आइटम्स खानी है, ये सब ओके। तो पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन हमने मेंटेन करना है। लास्ट है हमारा इरेडिकेशन ऑफ वेक्टर्स, जो भी वेक्टर्स हैं जैसे फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, ये जो है हमारा ये भी एक वेक्टर है। मतलब मोस्टली जो है हमारे फीमेल मॉस्किटोज ही वेक्टर होती हैं। फीमेल मॉस्किटोज हमारी क्या होती है? वेक्टर होती है। The breeding places of vector should be destroyed. Breeding places क्या होती है हमारी? Stagnant water. स्टैग्नेंट वाटर हो गया, जितनी भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह है वो इनके
ब्रीडिंग प्लेसेस है। डिस्ट्रॉयड एंड अडल्ट वेक्टर्स किल्ड बाय अप्रोप्रिएट मेथड्स। इसमें हम इरेडिकेशन ऑफ वेक्टर्स कैसे कैसे कर सकते हैं? वेक्टर इरेडिकेशन कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला हम मॉस्किटो नेट्स यूज कर सकते हैं, देन मॉस्किटो रेपेलेंट्स, मॉस्किटो नेट्स हो गए, मॉस्किटो रेपेलेंट्स हो गए। तीसरा क्या हो गया कि ब्रीडिंग प्लेसेस रिमूव करनी है, ब्रीडिंग प्लेसेस हटानी होती हैं। ये तीन चीजें वेक्टर इरेडिकेशन में हमारी मदद करती हैं। क्या क्या? सबसे पहले हम लोग जो मॉस्किटो नेट्स हैं अगर उन्हें यूज करेंगे, जो नेट्स हम लोग आसपास लगा के सोते हैं, उसके बाद जो है मच्छर नहीं काट पाता, मॉस्किटो रेपेलेंट्स हो गए। हमारी ब्रीडिंग प्लेसेस जो है मॉस्किटो की वो हमने डिस्ट्रॉय कर दी, तो उससे काफी सारे वेक्टर्स जो है इरेडिकेट हो जाते हैं। The next question is, in which way has the study of biology help us to control infectious diseases? कैसे हम लोग डिजीजेस को, इन्फेक्शियस मतलब कम्युनिकेबल डिजीजेस को कंट्रोल करने में सफल हुए हैं? Biology is a vast field of science. It deals with the life forms and its processes. It has helped in controlling infectious diseases in the following ways. सबसे पहला है हमारा complete eradication of the fatal disease such as smallpox. It was possible because of immunization schemes and vaccines. जो मैंने बताया था कि वैक्सीनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका प्रिवेंटिव मेजर में। वैक्सीनेशन अगेंस्ट ऑल दी डिजीजेस, अगर आपने नहीं लगवाई है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके एक पूरा कार्ड बनता है, उसके अकॉर्डिंग जो है वैक्सीनेशन ले सकते हैं। जो स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट वैक्सीनेशन आई थी उसके बाद में वो क्या हुआ था? इरेडिकेट हो गया था, इरेडिकेट हो गया था। जैसे अब कोविड की वैक्सीनेशन आ रही है ना, जैसे कोविड की वैक्सीनेशन आ रही है कि सारे जो है 2-2 डोज लगवाओ, 2 डोज लगवाओ। उसके बाद में कह रहे हैं कि 6 महीने के बाद एक बूस्टर डोज और आएगी, जिससे कि बिल्कुल ही कम हो जाएंगे चांसेस कोविड होने के। तो वैसे ही स्मॉल पॉक्स के भी जो है वैक्सीनेशन आई थी, वो बहुत ही ज़्यादा प्रिवेलेंट डिजीज हो गया था, उसके लिए वैक्सीनेशन आई थी और उसके बाद में पूरा इरेडिकेट हो गया, पूरा का पूरा जो है हट गया, वो स्मॉल पॉक्स अब आता ही नहीं ज़्यादा। अदर इन्फेक्शियस डिजीजेस सच एज डिप्थीरिया, polio, pneumonia, etc. have been successfully controlled with the use of vaccines. वैक्सीनेशन के बारे में ही बोला गया है। ट्रीटमेंट ऑफ सेवरल इन्फेक्शियस डिजीजेस हैव सक्सेसफुली बीन कैरिड आउट विद द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड अदर ड्रग्स। ट्रीटमेंट भी जो है, वैक्सीनेशन एंड ट्रीटमेंट, ये दो मेन स्टेप्स होते हैं किसी भी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए। तो ट्रीटमेंट में हम लोग क्या लेते हैं? एंटीबायोटिक्स लेते हैं और भी ड्रग्स लेते हैं ना, मेडिसिन, ड्रग्स वाले ड्रग्स नहीं, मेडिसिन। ये ट्रीटमेंट जो हम लोग लेते हैं प्रॉपर, अगर हम एंटीबायोटिक्स वाला और मेडिसिन वाला ट्रीटमेंट करें तो वो किसी भी डिजीज को प्रिवेंट कर सकता है। ये सारा का सारा जो है प्रिवेंशन पे लीड करता है। तो वैक्सीनेशन एंड ट्रीटमेंट, ये दो चीजें जो हैं बहुत जरूरी होती हैं टू प्रिवेंट एनी डिजीजेस, to prevent any infectious diseases. So the next question is, how does the transmission of each of the following diseases take place? First, amoebiasis, B, malaria, C, ascariasis, D, pneumonia. amoebiasis से शुरू करेंगे। amoebiasis कैसे होता है, कैसे ट्रांसमिशन होता है? contracted by ingesting water or food contaminated by amoebic cyst। मतलब amoebiasis के अंदर भी क्या होता है? contaminated फूड एंड वाटर, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर जब इंजेस्ट करते हैं, जब कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर हम लोग इंजेस्ट करते हैं तो अमीबाइसिस होने के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि उस कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के अंदर क्या होते हैं? अमीबिक सिस्ट होते हैं, जो कि अमीबाइसिस कॉज करते हैं। क्या होते हैं? अमीबिक सिस्ट होते हैं, जो कि आगे जाके अमीबाइसिस कॉज करते हैं। नेक्स्ट है मलेरिया। मलेरिया कैसे होता है? फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, ये क्या है हमारा? ये हमारा वेक्टर है।
द मॉस्किटो पिक्स अप द पैरासाइट अलॉन्ग विद द ब्लड व्हेन इट बाइट्स एन इन्फेक्टेड पर्सन। जैसे कि मैंने आपको इसकी लाइफ साइकिल के अंदर बताया था, जब हमने मलेरियल पैरासाइट की लाइफ साइकिल देखी थी, है ना, तो उसके अंदर ये था कि इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर जब पैरासाइट होता है तो मॉस्किटो उसको सक करता है, वो मॉस्किटो के अंदर आ जाता है और फिर वो दूसरे इंसान को जाके सक करता है जो कि हेल्दी होता है, फिर वो इन्फेक्टेड बन जाता है। तो ये इन्फेक्टेड पर्सन से पैरासाइट लेता है और हेल्दी के अंदर जाके इंजेक्ट कर देता है, तो ये ट्रांसफर कर देता है। तो ये क्या हुआ, हमारा फीमेल एनोफिलस वेक्टर हुआ। तो अमीबाइसिस हमारा किसके थ्रू होता है, बाय वाटर एंड फूड कंटामिनेशन। मलेरिया हमारा हो गया बाय फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेजर वुड यू टेक टू प्रिवेंट वाटर बॉर्न डिजीजेस। कौन से मेजर्स हम लोग लेंगे टू प्रिवेंट वाटर बॉर्न डिजीजेस। वाटर बॉर्न डिजीजेस कौन कौन से होते हैं हमारे, वाटर बॉर्न डिजीजेस कौन कौन से होते हैं, ये आपका होमवर्क है कि आपने बताना है कि वाटर बॉर्न डिजीजेस के एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं। ये आपका क्या हो गया, होमवर्क हो गया। ठीक है, वाटर बॉर्न डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय फर्स्ट ओरल डिहाइड्रेशन, सेकंड हेल्थ एजुकेशन, एजुकेशन यानी कि अवेयरनेस, एजुकेशन यानी कि अवेयरनेस, थर्ड कंट्रोल ऑफ द रिजर्वोयर्स, फोर्थ इम्यूनाइजेशन, फिफ्थ जनरल हाइजीन, प्योर वाटर। ये 5 चीजें जो हैं वाटर बॉर्न डिजीजेस, इनसे प्रिवेंट हो सकते हैं। सबसे पहले ओरल डिहाइड्रेशन, दूसरा हेल्थ एजुकेशन, थर्ड कंट्रोल ऑफ द रिजर्वोयर्स, फोर्थ इम्यूनाइजेशन एंड फिफ्थ जनरल हाइजीन। फिफ्थ क्वेश्चन है, डिस्कस विद योर टीचर व्हाट डज अ सूटेबल जीन मीन इन कंटेक्स्ट ऑफ डीएनए वैक्सीन। अब तुम्हारी टीचर तो मैं ही हूं, तुम मुझसे क्या डिस्कस करोगे, मैं तुम्हें बता देती हूँ कि सूटेबल जीन क्या होता है। अ डीएनए वैक्सीन इट कंसिस्ट ऑफ अ सूटेबल जीन एनकोडिंग एन एंटीजेनिक प्रोटीन। तो सूटेबल जीन क्या करता है, इट एनकोड्स एन एंटीजेनिक प्रोटीन, it encodes an antigenic protein inserted into a plasmid and then incorporated into the cells of the target animal। तो suitable gene क्या हुआ, डीएनए वैक्सीन के अंदर suitable gene क्या होता है, जो कि एक एंटीजेनिक प्रोटीन को कोड कर रहा होता है, वो फिर इंसर्ट होता है प्लाज्मिड के अंदर और वो टारगेट सेल के अंदर जाके इनकॉर्पोरेट हो जाता है। द टर्म suitable gene is used to refer a particular section of DNA that can be altered in the host in order to synthesize a particular protein। तो suitable gene क्या हुआ, डीएनए का वो सेक्शन जिसको जब हम होस्ट के अंदर इंसर्ट करते हैं तो वो हमारे अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर प्रोटीन को सिंथेसाइज कर सकता है और अटैक करता है, किल करता है उस डिजीज कॉजिंग एंटिटी को, डिजीज कॉजिंग एंटिटी को किल करता है। तो समझ आया सूटेबल जीन क्या होता है। सूटेबल जीन डीएनए का वो पार्ट होता है जो कि एक एंटीजेनिक प्रोटीन को कोड करता है और वो अटैक कर सकता है और किल कर सकता है डिजीज कॉजिंग एंटिटी को। तो ये है हमारी सूटेबल जीन की डेफिनेशन, जो कि तुमने अपनी टीचर के साथ डिस्कस करी और टीचर ने तुम्हें बता दी, है ना। नेक्स्ट, नेम द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हमारे कौन से होते हैं, जो कि जिसके अंदर हमारे जो लिम्फोसाइट्स हैं वो बनते हैं और इमेच्योर स्टेज के अंदर होते हैं। लिम्फोसाइट्स फॉर्म, लिम्फोसाइट्स फॉर्मेशन जहां पे होती है वो हमारा प्राइमरी होता है। और सेकेंडरी क्या होता है, जिसमें जो लिम्फोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट्स एनकाउंटर एंटीजेंस, तो उससे क्या होते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। इससे क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हमारे कौन कौन से हैं, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स का मैंने तुम्हें बताया था, टी फॉर टी lymphocytes and T for thymus, B for B lymphocytes and B for bone marrow। तो thymus and bone marrow हमारे प्राइमरी lymphoid organ है। और सेकेंडरी lymphoid organs हमारे कौन से हैं, म्यूकोसल एसोसिएटेड lymphoid tissue, स्प्लीन हो गया, lymph nodes हो गए, पेयर्स पैचेस हो गई। पेयर्स पैचेस किसके अंदर होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू हमारे म्यूकोसल लाइनिंग के अंदर जहां भी प्रेजेंट होगी, चाहे जीआई ट्रैक्ट में हो,
चाहे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब जीआई ट्रैक्ट के अंदर हो, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर हो, जहां भी हो वहां पे हमारे माल्ट प्रेजेंट होंगे, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। क्लियर है प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का डिफरेंस? आगे चलते हैं। So the seventh question is, the following are some well-known abbreviations which have been used in this chapter. Expand each one to its full form. हमने जो है जितने भी इसके अंदर हमें शॉर्ट फॉर्म्स दी हुई हैं, एब्रीविएशंस दी हुई है, हमने इनको क्या करना है, एक्सपैंड करना है। सबसे पहला है माल्ट, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जो मैंने अभी पिछली स्लाइड के अंदर भी बताया। तो म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू क्या है हमारा? लिम्फोइड टिश्यू present along the mucosal lining, जहां भी म्यूकोसा या फिर म्यूकोसल लाइनिंग प्रेजेंट होगी वहां पे ये माल्ट हमारा प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है हमारा CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। कौन सी होती है, कौन से सेल्स प्रोवाइड करते हैं हमारे? टी लिम्फोसाइट्स। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कौन से लिम्फोसाइट्स प्रोवाइड करते हैं? टी लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट एड्स क्या है हमारा? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये क्या करता है? वीकन्स द इम्यून सिस्टम, वीकन्स द इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। एंड लास्ट है हमारा HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये क्या करता है? ये द कॉजेटिव एजेंट ऑफ एड्स, कॉजेटिव एजेंट ऑफ एड्स। क्लियर? सारी की सारी जो एब्रीविएशंस थी मैंने उन्हें एक्सपैंड करके आपको बता दिया है, यही है सारी एब्रीविएशंस। नेक्स्ट पे चलते हैं। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग एंड गिव एग्जांपल ऑफ द ईच इनेट एंड एक्वायर्ड एंड एक्टिव एंड पैसिव। बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस है, बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चंस है। तो इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के साथ हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन क्या होता है? इनेट इम्यूनिटी, द रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन दैट एन इंडिविजुअल पोजेस्ड बाय द वर्च्यू ऑफ जेनेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप, दैट इज बाय बर्थ। जो बाय बर्थ हमारी इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं। वही एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्यों होती है? इट द रेजिस्टेंस दैट एन इंडिविजुअल acquires in response to exposure to a foreign substance during their lifetime। तो ये ग्रेजुअली acquire होती है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ग्रेजुअली acquired ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। नेक्स्ट है हमारा टाइम टेकन टू डेवलप। कितने आवर्स लगते हैं इसे डेवलपमेंट में? इनेट इम्यूनिटी आवर्स लगते हैं, ये बहुत ही रैपिड होती है, पर एक्वायर्ड इम्यूनिटी को कुछ दिन लग जाते हैं डेवलप होने के लिए, क्योंकि वो बाय द टाइम इन लाइफ टाइम जो है वो आगे जाके डेवलप होती है। इनेट यूज्ड अगेंस्ट, इनेट इम्यूनिटी किसके अगेंस्ट यूज होती है? फॉर माइक्रोब्स। नॉन स्पेसिफिक होती है, नॉन स्पेसिफिक। और जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो क्या होती है? स्पेसिफिक होती है, तो वो माइक्रोब्स एंड नॉन माइक्रोबियल एजेंट्स के अगेंस्ट में यूज होती है। नेक्स्ट मेमोरी, इसकी कोई मेमोरी नहीं होती, इनेट इम्यूनिटी की कोई मेमोरी नहीं होती, पर एक्वायर्ड इम्यूनिटी की क्या होती है? लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी होती है, लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी होती है। और जब एक एंटीजन जो पहले अटैक कर चुका है वो दोबारा आए तो उसके अगेंस्ट क्या होता है? हमारा सेकेंडरी रिस्पॉन्स एलिसिट होता है, जो कि उससे ज्यादा, प्राइमरी से ज्यादा जो है अग्रेसिव होता है और बहुत ही रैपिड होता है। कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं इनेट इम्यूनिटी के? फर्स्ट, फिजिकल एंड केमिकल बैरियर, जो कि है हमारे स्किन, म्यूकोसा, एपिथेलियम, एंटी माइक्रोबियल केमिकल्स। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? लिम्फोसाइट्स, एंटीबॉडीज, ठीक है। फिर उसके बाद में सेल्स कौन कौन से होते हैं हमारे इनेट इम्यूनिटी के अंदर? सेल्स होते हैं फैगोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल्स। और जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर हमारे कौन कौन से होते हैं? लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो क्लियर है ये सारे के सारे डिफरेंसेस जो यहाँ पे लिखे हुए हैं इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी के, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो एनकाउंटर होता है। ओके,
एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी, इनका भी एक बार डिफरेंस देख लेते हैं, ये भी पूछा गया है। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कॉन्टैक्ट विद द पैथोजन और एंटीजन। एक्टिव इम्यूनिटी जैसे कि मैंने बताया वो कब होती है? जब हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है ना एंटीबॉडीज को। एक्टिव इम्यूनिटी तब होती है। तो मतलब इसमें क्या होता है कि बॉडी को कॉन्टैक्ट करना पड़ता है पैथोजन को या फिर एंटीजन को, उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज बनाने के लिए। नेक्स्ट, पैसिव इम्यूनिटी किस वजह से होती है? इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू एंटीबॉडीज ऑब्टेन डायरेक्टली। एंटीबॉडीज हमारी डायरेक्टली जो है इंजेक्ट होती हैं बॉडी में, तो ही हमारी पैसिव इम्यूनिटी होती है। बॉडी जो है नेचुरली नहीं बनाती है हमारे एंटीबॉडीज को। एक्टिव इम्यूनिटी इट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्यों? क्योंकि इसके अंदर मेमोरी डेवलप हो जाती है। बॉडी खुद एंटीबॉडीज बना रही है तो इसके अंदर मेमोरी डेवलप हो जाती है। पर पैसिव इम्यूनिटी इट लास्ट फॉर फ्यू डेज। इसके अंदर बॉडी एंटीबॉडी नहीं बना रही, तो बॉडी ने नहीं पहचाना कि ये कौन सा एंटीजन है, उसको बस एंटीबॉडीज मिल गई, उन एंटीबॉडीज ने उस एंटीजन के अगेंस्ट काम किया और कुछ दिनों बाद वो खत्म हो गई, कोई मेमोरी फॉर्म नहीं हुई। एक्टिव इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी अगेंस्ट द एंटीजन, जो कि मैंने बता दिया वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। पैसिव इम्यूनिटी के अंदर एंटीबॉडीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अदर सोर्सेज सच एज क्या होता है हमारा इंजेक्शन या फिर वैक्सीनेशन आप लिख सकते हो। इन सोर्सेज के थ्रू जो है एंटीबॉडीज डाली जाती हैं, या फिर एंटीबॉडीज मदर टू फीटस भी ट्रैवल करती है ना। इम्यूनिटी इज नॉट इमीडिएट, देयर इज टाइम लैप्स फॉर द डेवलपमेंट। एक्टिव इम्यूनिटी को डेवलप होने के लिए टाइम लगता है, पर पैसिव इम्यूनिटी जो है वो इमीडिएटली डेवलप हो जाती है क्योंकि एंटीबॉडी सीधा आ गई। जब हमने एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर एंटीजेंस को डाला तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए इसके अंदर टाइम लैप्स आता है। देन एक्टिव इम्यूनिटी देयर इज नो और लिटिल साइड इफेक्ट्स, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, बॉडी नेचुरली अपना जो है एंटीबॉडीज बना रही है। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? द इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीसीरा कैन कॉज सीरम सिकनेस। साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं जब एंटीबॉडीज को इंजेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, एक्टिव इम्यूनिटी कब होता है? द पर्सन इज एक्सपोज टू द एजेंट, और पैसिव इम्यूनिटी द पर्सन इज नॉट एक्सपोज टू द एजेंट बट इज गिवन द एंटीबॉडीज। सो ये कुछ डिफरेंसेस हैं हमारे एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में। इननेट, एक्वायर्ड, एक्टिव, पैसिव, इनके डिफरेंसेस 120% एग्जाम्स में आते ही आते हैं। ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल मैंने क्या बोला था? वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, क्या फॉर्मूला फॉलो करता है? वाई शेप स्ट्रक्चर क्या फॉर्मूला फॉलो करता है? H2L2। H का मतलब क्या होता है? हैवी, और L का मतलब होता है लाइट। H2 मतलब दो हैवी चेन्स हैं और दो लाइट चेन्स हैं, जैसे कि इसके अंदर दिखाया है। ये वाली कौन सी है? ये हमारी लाइट चेन है, और ये दो जो हैं ये हमारी क्या है? हैवी चेन है। अब इनमें क्या होता है? इनकी टिप पे क्या होता है? एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है। तो ऊपर वाला पार्ट जो चेन्स का होता है वो क्या होता है? वेरिएबल होता है, और नीचे वाला पार्ट जो होता है हमारा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये है हमारा टिपिकल एंटीबॉडी स्ट्रक्चर। ओके, क्वेश्चन 10th, व्हाट आर द वेरियस रूट्स बाय विच द ट्रांसमिशन ऑफ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस टेक्स प्लेस। कौन कौन से रूट्स होते हैं जिसकी वजह से जो हमारा ट्रांसमिशन है वो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस का होता है? सबसे पहले सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, इलिसिट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। सेकेंड, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद मल्टीपल पार्टनर्स। मल्टीपल पार्टनर्स के साथ अगर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है तो हमें ये नहीं पता होता कि किसको कौन सी बीमारी है। और कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्स, इट लीड्स टू एसटीडीज। एसटीडी क्या होते हैं? हमारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसके अंदर क्या आता है? हमारा एड्स आता है। तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स तो कभी होना ही नहीं चाहिए। एटलीस्ट प्रोवाइड विद अ फिजिकल बैरियर दैट इज अ कॉन्डम। इट इज अ मस्ट ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। इसकी वजह से जो है एसटीडीज ट्रांसफर नहीं होते। ये कॉन्डम जो है ये नेसेसरी होता है टू prevent the transfer of STDs and the transmission of AIDS. So sexual contact with multiple partners में यही आता है कि वो लोग जो है ये physical barriers use नहीं करते हैं during sexual contact, तो ट्रांसमिशन हो जाती है ऑफ द एसटीडीज।
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जिसके अंदर हमारा एक एड्स आता है। नेक्स्ट, ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड इन्फेक्टेड पर्सन। कई बारी जब ब्लड की स्क्रीनिंग नहीं होती और उसके बिना में ट्रांसफ्यूजन हो जाता है तो कई बारी उस ब्लड के अंदर भी HIV का वायरस होता है, तो ट्रांसफ्यूजन जब हम लोग करवाने जाते हैं ब्लड का तो उसमें भी आ सकता है। लास्ट, इंट्रावीनस ड्रग यूजर्स दैट शेयर नीडल्स दे आर एट अ हाई रिस्क। जो ड्रग यूजर्स होते हैं वो एक ही नीडल से जो है सारे के सारे इंट्रावीनसली अपने ड्रग इंजेक्ट करते हैं। Needles and syringes, needles and syringes should be disposable। एक बारी यूज करने के बाद में दोबारा यूज नहीं करनी चाहिए, रीयूज नहीं होना चाहिए, चाहे वो स्टरलाइज करे चाहे वो कुछ भी करे, बट उस नीडल को दोबारा यूज नहीं करना, इनको डिस्पोजेबल ही यूज करना चाहिए। पर जो इंट्रावीनसली ड्रग इंजेक्ट करते हैं उनके पास एक ही नीडल और एक ही सिरिंज होता है और वो लोग एक ही इंजेक्शन और सिरिंज के थ्रू जो है सारे के सारे ड्रग्स इंजेक्ट करते हैं, तो उससे भी जो है चांसेस रहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ HIV वायरस। ओके, Question 11. What is the mechanism by which the AIDS virus causes deficiency of immune system of the infected person? Mechanism क्या रहता है? Mechanism क्या रहता है? The virus after entering the human body enters into macrophages. सबसे पहले वायरस जो है एंटर किया ह्यूमन बॉडी में, उसके अंदर किस में गया? सीधा मैक्रोफेजेस में गया। किसके अंदर गया? मैक्रोफेजेस के अंदर गया। मैक्रोफेजेस के अंदर गया वेयर द RNA जीनोम ऑफ द वायरस इट डुप्लीकेट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वायरल DNA। जहाँ पे RNA जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस होके क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होके क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री DNA बन जाता है ना, वो क्या होता है? हमारा वायरल DNA बाय द एक्शन ऑफ द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम। RNA से क्या बनता है? हमारा वायरल DNA बनता है बाय द एक्शन ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, ठीक है, मैक्रोफेजेस के अंदर ये होता है। which targets the infected cells to synthesize virus particles। ये फिर क्या करता है? इनकॉर्पोरेट हो जाता है into the host genome। होस्ट जीनोम के अंदर जो है ये वायरस इनकॉर्पोरेट हो जाता है। The macrophages they continue to produce virus serving as an HIV factory। ये फिर क्या बन जाते हैं? HIV फैक्ट्री बन जाते हैं, क्योंकि अगर वो वायरस जो है हमारा नॉर्मल होस्ट जीनोम के साथ इनकॉर्पोरेट हो गया है तो वो होस्ट जीनोम की मशीनरी जो है फॉलो करेगा। जैसे जैसे होस्ट जीनोम जो है रेप्लिकेशन कर रहा है, फिर ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, ट्रांसलेशन कर रहा है, तो उससे वायरल जो DNA है उसकी भी कॉपीज बनती हैं और मैक्रोफेजेस अल्टीमेटली HIV फैक्ट्री में तब्दील हो जाते हैं, HIV फैक्ट्री ही बन जाते हैं। तो ये है इसका प्रोसेस, मैकेनिज्म बाय विच एड्स कॉजेज इम्यून डेफिशिएंसी। HIV इट एंटर्स द हेल्पर टी लिम्फोसाइट। जब HIV बन गया तो वो क्या करेगा? टी लिम्फोसाइट्स के अंदर एंटर करेगा। किसके अंदर एंटर करता है? टी लिम्फोसाइट्स के अंदर, प्रोड्यूसिंग प्रोजेनी वायरस विच कैन व्हेन रिलीज्ड इनटू द ब्लड टारगेट द अदर टी लिम्फोसाइट्स विच इज रेटिरेटेड causing a progressive decrease in the count of helper T lymphocyte। अब ये T lymphocyte के अंदर गया तो ये इसके साथ साथ जो है रेप्लिकेट करेगा और अपनी कॉपी बनाएगा, HIV कॉपीज बनेंगी। वो HIV कॉपीज किसको टारगेट करती हैं? T हेल्पर लिम्फोसाइट्स को। किसको कॉपी करती है? किसको टारगेट करती है? T हेल्पर लिम्फोसाइट्स को। टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स अल्टीमेटली क्या कर रहे होते हैं? हमारे एंटीबॉडीज बना रहे होते हैं। टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज बना रहे होते हैं। अगर HIV आके टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स को अटैक करेगा और उनका नंबर डिक्रीज करेगा तो अल्टीमेटली बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज का नंबर भी डिक्रीज हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? वीकनिंग ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। वीकनिंग ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी। क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ये लाइफ के हिसाब से, मतलब लाइफ जैसे प्रोग्रेस करती है ये एक्वायर हुआ है, उसके बाद में इम्यूनोडेफिशिएंसी हुई है। तो ये क्या हुई हमारी? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी। क्या हुई हमारी? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी। तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी पता चल गया क्या होती है कि
HIV जो है पहले होस्ट के अंदर आया, होस्ट के साथ मशीनरी के अंदर आया, उसके साथ रेप्लिकेट, ट्रांसक्रिप्टेशन, ट्रांसलेशन करवाया, HIV की बहुत सारी कॉपीज बनाई, टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स को जाके अटैक किया, उनसे क्या हुआ, एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन बंद हो गई और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो गया। तो यही पूरा प्रोसेस रहता है HIV के मल्टीप्लाई करने का और इम्यून सिस्टम वीकनिंग का। हाउ इज कैंसरस सेल्स डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल सेल, हमने इसका क्या है डिफरेंशिएशन बतानी है। तो नॉर्मल सेल क्या होता है, इट इज स्मॉल एंड यूनिफॉर्मली शेप्ड, पर कैंसरस सेल क्या होता है, लार्ज होता है और इसकी वेरिएबल शेप की न्यूक्लियाई होती है, जैसे कि इसके अंदर दिखाया गया है। हमारे जो ये सेल्स है स्फेरिकल हैं, ये देखो ये इरेगुलरली शेप्ड है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई पतला है, ये सारे के सारे हमारे इरेगुलरली शेप है। नेक्स्ट नॉर्मल सेल रिलेटिवली लार्ज साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम, नॉर्मल सेल के अंदर लार्ज साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम होती है, पर कैंसरस सेल के अंदर क्या होता है, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम। नॉर्मल सेल के अंदर क्या होता है, कॉन्फॉर्मिटी इन सेल साइज एंड शेप, एक कॉन्फॉर्मिटी रहती है सेल साइज और शेप के अंदर, पर कैंसरस सेल के अंदर वेरिएशन रहती है सेल साइज और शेप में। नॉर्मल सेल्स, द सेल्स आर अरेंज, दे आर अरेंज इनटू डिस्क्रीट यूनिट्स, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स डिस्क्रीट टिश्यूज के अंदर जो है अरेंज होते हैं, पर कैंसरस सेल्स की डिसऑर्गेनाइज अरेंजमेंट होती है, कोई अरेंजमेंट नहीं होती है, बहुत ही डिसऑर्गेनाइज तरीके से ये जो है रहते हैं। नॉर्मल सेल्स के अंदर सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं, पर कैंसर सेल के अंदर लॉस ऑफ नॉर्मल फीचर्स, सारे फीचर्स जो है लॉस हो जाते हैं, ठीक है। लो लेवल्स ऑफ डिवाइडिंग सेल्स, सेल टिश्यूज दे आर क्लियरली डेमार्केटेड, नॉर्मल सेल्स के अंदर क्लियर डिवीजन होती है, क्लियर डेमार्केशन होती है और डिवाइडिंग सेल्स की लोअर लेवल रहते हैं, पर कैंसरस सेल्स में जब आते हैं उसमें लार्ज नंबर ऑफ डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि कैंसरस सेल्स जो होते हैं अनकंट्रोल्ड डिवीजन दिखाते हैं, तो इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। पुअरली डिफाइंड ट्यूमर बाउंड्रीज, कोई बाउंड्रीज जो हैं डेमार्केटेड नहीं होती हैं सेल की और पुअरली डिफाइंड होती हैं। तो ये डिफरेंसेस हैं हमारे नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल में। क्लियर है ना। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय मेटास्टासिस, मेटास्टासिस कौन दिखाता है, हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर दिखाते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर हमारे क्या करते हैं, मेटास्टासिस की प्रॉपर्टी दिखाते हैं। Metastasis is the phenomena in which the cancer cells, due to irregulated proliferation, spread to distant sites through the body fluids to develop secondary tumors. Metastasis वो कंडीशन होती है जिसमें एक ट्यूमर, जैसे ये एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ये ब्लड के साथ फ्लो करेगा ऑल ओवर द बॉडी, ये जहां जहां जाएगा ना, जहां जहां ये लॉज होगा वहां पे ये नया ट्यूमर बना देगा। जैसे अगर एक ट्यूमर निकला हाथ से वो गया चेस्ट के अंदर, वो वहां पे लॉज हो गया, तो वहां पे वो नया ट्यूमर बनाएगा। फिर वो चेस्ट से कहाँ गया, दूसरे आर्म में, तो वहां पे वो लॉज हो गया, वहां पे वो नया ट्यूमर बना देगा। फिर वो गया स्टमक में गया, तो वहां पे वो लॉज हुआ, उसे नया ट्यूमर बना दिया। तो इट इज द फिनोमिना बाय विच द कैंसर सेल्स, ड्यू टू अनरेगुलेटेड प्रोलिफरेशन, दे स्प्रेड टू डिफरेंट साइट्स, दूसरी साइट्स पे जो है स्प्रेड कर जाता है कैंसर बाय डेवलपिंग सेकेंडरी ट्यूमर्स। ये हमारे सेकेंडरी ट्यूमर्स हुए ना, ये हमारा प्राइमरी था, ये अलग अलग जगह जाके इसे नए नए ट्यूमर्स बनाए, तो ये सेकेंडरी ट्यूमर्स बनाए गए। ओनली मैलिग्नेंट ट्यूमर्स दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टासिस। बेनाइन ट्यूमर्स तो एक जगह पे कन्फाइंड रहते हैं, एक ही ऑर्गन में है तो वो एक ही ऑर्गन में रहेंगे, वो कहीं पे भी मूव नहीं करते। पर मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या करते हैं, पूरी बॉडी के अंदर मूव करते हैं और जहां जहां मूव करते हैं वहां नया ट्यूमर बना देते हैं। तो ये हमारा हो गया। लिस्ट द हार्मफुल इफेक्ट्स कॉज्ड बाय अल्कोहल और ड्रग अब्यूज। हमने हार्मफुल इफेक्ट्स बताने हैं जो कि अल्कोहल और ड्रग अब्यूज से होते हैं, बहुत सारे होते हैं। सबसे पहला, अल्कोहल जनरेट्स मोर एनर्जी मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ हीट, बट एट द सेम टाइम्स इट डायलेट्स द ब्लड वेसल। द हीट जनरेटेड इट इज रैपिडली लॉस्ट। और अगर कॉन्स्टेंटली डायलेट हो रहा है तो आर्टेरियल वॉल्स क्या हो जाएंगी, ब्रिटल बन जाती हैं और रिजिड बन जाती हैं। आर्टेरियल वॉल्स क्या बन जाती हैं, ब्रिटल एंड रिजिड, उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो लॉस्ट हो जाती है। सच अ चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड वेसल्स एंड डिपोजिशन ऑफ एल्कोहलिक फैट अफेक्ट्स द वर्किंग ऑफ द हार्ट। अब अल्कोहल अगर हम कंटिन्यूसली जो है इंजेस्ट कर रहे हैं तो हमारी जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करने लग जाती है। हीट कैसे प्रोड्यूस करती है, बाय डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स डायलेट हुई, पर वो ब्लड वेसल्स इतनी ज्यादा डायलेट हो जाती हैं कि वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी लूज करके ब्रिटल और रिजिड बन जाती हैं
और डिपोजिशन हो जाता है ऑफ द अल्कोहलिक फैट और वो कहाँ पे अफेक्ट करता है, सीधा वर्किंग ऑफ द हार्ट। नेक्स्ट, एल्कोहलिज्म इट जनरेट लीड्स टू गैस्ट्रिक अल्सर्स एंड गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्रिक अल्सर्स और गैस्ट्राइटिस होते हैं ड्यू टू अल्कोहल। थर्ड, इन क्रोनिक एल्कोहलिज्म द एक्सॉन ऑफ द नर्व द इन्फ्लेम कॉजिंग न्यूराइटिस। इन्फ्लेमेशन हो जाती है नर्व के अंदर और क्या बन जाता है, न्यूराइटिस हो जाता है। क्रोनिक एल्कोहलिज्म, अगर हम लोग डेली एक ही चीज़ पी रहे हैं तो उसकी वजह से हमारे जो एक्सॉन है नर्व की वो इन्फ्लेम हो जाती है, तो न्यूराइटिस हो जाता है, मतलब एक्सॉन ऑफ द नर्व उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। फोर्थ, परमानेंट डैमेज टू द लिवर सेल्स, क्या होता है, सिरोसिस हो जाता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द अल्कोहलिक फैट, और जो लिवर है वो ड्राई अप हो जाता है और हार्ड हो जाता है, सॉफ्ट से वो ड्राई अप हो जाता है और हार्ड हो जाता है, और उसमें जो है अल्कोहल फैट आसपास डिपॉजिट हो जाता है। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स, ड्रग्स के क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट है, CNS के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट रखते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, मैल फंक्शनिंग हो जाती है डिफरेंट ऑर्गन्स की, सच एज लिवर, किडनी। इन सच इंडिविजुअल्स HIV स्प्रेड्स रैपिडली एज दे शेयर यूज्ड नीडल्स while they inject drugs into the body। जैसे कि मैंने अभी पिछले कुछ क्वेश्चंस में बताया कि जो ड्रग्स लेते हैं वो एक ही नीडल और सिरिंज यूज करते हैं और इंट्रावेनसली जो है ड्रग को इंजेक्ट करते हैं, तो वो सारे अगर एक ही नीडल और ड्रग सिरिंज यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा कि सबकी शेयरिंग हो रही है, तो HIV जो है उससे फैल जाता है। इसके बाद में लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होते हैं, मूड स्विंग्स हो गया, अग्रेसिवनेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, तो CNS को अफेक्ट करता है। ड्रग्स सीधा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाके अटैक करते हैं और उसे अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, ऑन फैमिली एंड सोसाइटी, अ ड्रग एडिक्ट क्रिएट्स इशू विद इन द फैमिली एंड द सोसाइटी। व्हेन अ पर्सन इज डिपेंडेंट ऑन ड्रग्स he or she becomes frustrated and antisocial। frustrated and antisocial हो जाता है। Next question, do you think that friends can influence one to take alcohol or drugs? How may one protect himself or herself from such influence? क्या फ्रेंड्स जो होते हैं वो सामने वाले को अल्कोहल और ड्रग्स लेने के लिए मजबूर करते हैं? यस, फ्रेंड्स कैन इन्फ्लुएंस, पीयर प्रेशर होता है, मतलब फ्रेंड्स ग्रुप का प्रेशर आता ही आता है। फॉलोइंग मेजर्स कैन बी टेकन, फर्स्ट अवॉइडिंग दिस अनड्यू पीयर प्रेशर, अनड्यू पीयर प्रेशर को अवॉइड करना है। सेकेंड, नॉट टेकिंग अनड्यू प्रेशर ऑफ फेलियर्स बियॉन्ड इट्स थ्रेशोल्ड। अगर कुछ भी गड़बड़ हो रही है लाइफ के अंदर, कोई भी डिसअपॉइंटमेंट है, कोई भी फेलियर है, हमने उसे जो है अनड्यू प्रेशर जो है उसका नहीं लेना है और उससे ओवरकम करना है। थर्ड, गेटिंग काउंसलिंग फ्रॉम सम काउंसलर। अगर कोई वेंट आउट करने के लिए नहीं मिल रहा है तो काउंसलिंग लेना स्टार्ट कर दो किसी काउंसलर से और अपनी चीज़ों को वेंट आउट करो। फोर्थ, सीकिंग हेल्प फ्रॉम द पेरेंट्स एंड पीयर्स। और लास्ट जो होता है मेडिकल हेल्प। तो ये सारे जो है हम लोग मेजर्स ले सकते हैं। नेक्स्ट, वाई इज दैट वंस अ पर्सन स्टार्ट्स टेकिंग अल्कोहल और ड्रग्स इट इज डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ दिस हैबिट? डिस्कस इट विद योर टीचर। क्यों डिफिकल्ट होता है टू गेट रिड ऑफ दिस ड्रग्स और अल्कोहल हैबिट? अल्कोहल कंजम्पशन एंड यूसेज ऑफ ड्रग्स हैज अ सीवियर एडिक्टिव इम्पैक्ट लिंक्ड विद यूफोरिया, रेंडिंग अ मोमेंटरी फीलिंग ऑफ वेलबींग। यूफोरिया वाली फीलिंग जो हमें आती है आफ्टर इंजेस्टिंग द ड्रग्स एंड अल्कोहल, उस टेम्परेरी फीलिंग की वजह से जो है हमें उसके अंदर एडिक्शन हो जाती है। सो रेगुलर इंटेक ऑफ द ड्रग्स कैन इंक्रीज द टॉलरेंस लेवल ऑफ द रिसेप्टर्स, जो कि मैंने आपको बताया था कि जितना तुम लोग ड्रग्स की कंजम्पशन को बढ़ाते जाओगे उतना जो है उनका टॉलरेंस लेवल रिसेप्टर्स का बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से हम और ड्रग्स जो है कंज्यूम करने लग जाएंगे उसी यूफोरिया एंड फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस को पाने के लिए। In your view, what motivates youngsters to take the alcohol or drugs or how can this be avoided? क्या जो होता है मोटिवेट करता है यंगस्टर्स को टू टेक अल्कोहल? Humans have probably been using mind-affecting drugs since time immemorial. The root cause क्या होती है एडिक्शन की? Due inability to make mental adjustment with stress. स्ट्रेस से कोप अप करने के लिए हम ये बहाना लगा देते हैं, हमें इतना स्ट्रेस है, हम उससे कोप अप करने के लिए यूफोरिया, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस चाहिए, तो हम ड्रग्स और अल्कोहल पे डिपेंड होते रहते हैं। एक्सट्रीम मिजरी इन डेली लाइफ, उसको ओवरकम करने के लिए भी हम ड्रग्स और अल्कोहल के जो है डिपेंडेंट हो जाते हैं। एज अ टेम्पररी मेजर टू कॉम्बैट दीज एडवर्स सिचुएशंस एंड हैव
to have to certain degree of mental relaxation, humans have been making an extensive use of stimulants, depressants and hallucinogens. इसी टेम्परेरी फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस को पाने के लिए, इसी यूफोरिया को पाने के लिए जो ह्यूमंस है वो सारे के सारे ड्रग पे डिपेंड हो जाते हैं कि ये जो है हमें फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस देगा, हमें यूफोरिया देगा, हमारा सारा स्ट्रेस जो है कुछ टाइम के लिए कम हो जाएगा, इसलिए जो ह्यूमंस हैं उस पर डिपेंड हो जाते हैं. Hallucinogens can alter a person's thoughts, feelings and perception. In preventing drug abuse, the role of parents can be first communicate openly with the children. सबसे पहली बात जो कि बहुत सारे पेरेंट्स नहीं करते, चिल्ड्रन के साथ हमेशा ओपन कम्युनिकेशन रखना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम सुननी चाहिए, उनको सही गलत जो है उनको बताना चाहिए और प्रॉब्लम हैंडलिंग भी सिखानी चाहिए. टेक इंटरेस्ट इन चिल्ड्रंस एक्टिविटीज़ एंड देयर फ्रेंड सर्कल. उन पे पूरा ध्यान दो, उनके साथ जो जो वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, स्कूल में जो प्रोग्रेशन कर रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए और उनके फ्रेंड सर्कल के साथ भी इन्वॉल्व होना चाहिए. सेट एन एग्जाम्पल फॉर चिल्ड्रन बाय नॉट टेकिंग ड्रग्स और अल्कोहल. सबसे बड़ा हाथ होता है पेरेंट्स का. अगर पेरेंट्स अल्कोहल कंज्यूम नहीं कर रहे तो आगे बच्चे भी नहीं कंज्यूम करेंगे, क्योंकि वो एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि देखो हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम इस पर डिपेंड नहीं होंगे, तो तुम भी मत होना. कीप अ ट्रैक ऑफ प्रेस्क्राइब ड्रग्स इन होम. जो भी घर के अंदर मेडिसिन हैं उनका एक प्रेस्क्राइब जो है ट्रैक रखना चाहिए कि कितनी मेडिसिन आई और कितनी हम लोगों ने यूज़ की, कुछ एक्सेस में यूज़ ना हो रहा हो. लर्न एज मच एज पॉसिबल अबाउट द ड्रग्स. जितना हो सकता है ड्रग्स के बारे में अवेयर रहना चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए. तो बच्चों यही थे हमारे ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ के एनसीईआरटी क्वेश्चंस. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल को. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. बाय बाय.